नमस्कार, आप सभी का एलन परिवार की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं सिद्धांत जी के पिताजी और सिद्धांत की माताजी और सिद्धांत की नानी जी। सिद्धांत का मैं एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। सिद्धांत ने अभी जो एनटीए का एग्जाम संपन्न हुआ है उसमें 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। न केवल इन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में ही 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। ये एनटीए के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी बच्चे ने एनटीए के एग्जाम में 300 स्कोर किया है, वो भी कोरोना काल में। और इससे पहले भी ये ऐसा कीर्तिमान कर चुके हैं। पहली बार इन्होंने एनएसईजीएस स्टेज 1 में रैंक 1 प्राप्त की थी। 10th बोर्ड में भी इनके 98% थे। अभी हाल ही में इनको कैम्ब्रिज कॉलेज की तरफ से पढ़ने के लिए ऑफर लेटर भी मिल चुका है। और सिद्धांत जी केवल पढ़ाई में ही अच्छे नहीं है, खेल कूद में भी बहुत अच्छे हैं। इनका कराटे में ब्लैक बेल्ट है और निबंध प्रतियोगिता एक हुई है जिसमें इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है। कॉमनवेल्थ की तरफ से हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल मिल चुका है। मैं सिद्धांत जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा जिससे कि आगे आने वाले जो बच्चे लाभान्वित हो सके। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि सिद्धांत, तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें साइंस की तरफ जाना है, इंजीनियर बनना है? मैंने एक्चुअली मैं जब बच्चा था, मतलब स्मॉलर, तब से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मशीन्स काम कैसे करते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो फिर उसी डायरेक्शन में जाते जाते समझा कि अरे साइंस इज द वे टू गो, कि साइंस से ही मुझे मुझे ये जो मिस्ट्रीज है वो मुझे समझ में आ जाएंगी। तो फिर मैंने वो एग्जाम दी थी होमी भाभा, यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो उसमें मुझे समझ में आया कि साइंस से मुझे बहुत खुशी भी मिलती है और वो मेरा समवॉट स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो उससे मुझे समझ में आया कि साइंस मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट फिट है और मैं साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए तैयार हूँ। तो आपने इसका मतलब 6th क्लास ऑनवर्ड ही डिसाइड किया कि आपको साइंटिस्ट बनना है? हाँ, साइंटिस्ट, बिल्कुल साइंटिस्ट कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली मैंने डिसाइड नहीं किया था कौन से ब्रांच में जाना है। कि मतलब मुझे एक जनरल इंटरेस्ट था साइंस में कि मतलब कैसे कोई, जैसे मैंने कैसे कोई मशीन काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें ऐसा तब मैंने डिसीजन नहीं लिया था कि अरे कंप्यूटर साइंस में जाना है कि कुछ सिविल इंजीनियरिंग करना है। तब मेरा जनरल इंटरेस्ट था तब। तो 9th-10th तक जब आपने पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारी चीजें पढ़ी तो आपने डिसाइड किया कि आपको इंजीनियर बनना है। तो आपने ऐसा 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में क्या किया जिससे 11th, 12th में आपको हेल्प मिली? मैंने 9th में वो जूनियर साइंस कंपटीशन में पार्ट लिया, जैसे सर ने कहा। उसमें मुझे एक इक्वल एक्सपोजर मिला था तीनों सब्जेक्ट का, पीसीएम और बायोलॉजी का भी था। तो उसमें भी उससे मुझे एक सूटेबल फाउंडेशन मिला जिससे मैं अपना फर्दर एजुकेशन जो 11th, 12th में मुझे करना है, वो थोड़ा डिटेल स्टडी, उसमें मुझे थोड़ा हेल्प मिला। और उससे ये भी मतलब पता चला कि जो फिजिक्स मतलब हम पढ़ रहे हैं उसमें मैं आगे जा सकता हूँ, और उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। तो मुझे मतलब तब तक क्लियर हो गया था कि साइंस इज द वे टू गो। मेरे मन में कोई डाउट नहीं था। तो आपने कोटा आने का डिसीजन कैसे लिया? कोटा आने का डिसीजन मैंने 10th के एंड में लिया था, मई 2019 में। तो तब ऐसा हुआ था कि बोर्ड खत्म हुए थे जस्ट, और मैं स्काउट कर रहा था कि कहाँ 11th में कहाँ पढ़ना है। मुझे पता चला कि ये कोटा में, और एलन स्पेसिफिकली, इसमें मेरे जो फ्रेंड्स थे जूनियर साइंस वाले वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छा पीयर ग्रुप मिल सकता है। तो ये जो पीयर ग्रुप प्लस जो टीचर्स जो अच्छे हैं और फैकल्टी प्लस मतलब जो एलन सिस्टम है ऑफ टेकिंग टेस्ट, उसका एनालिसिस, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने मई 2019 में एलन के साथ ये जेई का जर्नी शुरू किया था। आपसे एक संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि आपने ये जो 2 साल तैयारी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, तो उसको थोड़ा संक्षिप्त में बताइए ताकि हमारे आगे आने वाले बच्चों के लाभान्वित हो सके कि आपने उसकी तैयारी कैसे की। क्योंकि आपने फिजिक्स में भी 100 में 100 लाए हैं, केमिस्ट्री में भी 100 में 100 लाए हैं, मैथ्स में भी आपके 100 में 100 आए हैं। नॉर्मली बच्चों का एग्जाम देते समय एग्जाम में एंग्जाइटी रहती है,
कभी नॉलेज की वजह से, कभी सिली मिस्टेक की वजह से कुछ ना कुछ मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो आपने जो इतना अच्छा स्कोर किया है, तो उसमें 2 साल आपने कैसे तैयारी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की? 11th के बिगिनिंग में मुझे मैथ्स के साथ बहुत दिक्कत आती थी और मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता था कि मतलब मैं क्वेश्चन कर भी सकता हूँ। एक्चुअली वो स्लोली टाइम के साथ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपसे नहीं होने वाला है, फिर नहीं होगा, और फिर उससे कॉन्फिडेंस और कम होता है। तो आई थिंक वो मैथ्स का जो मैंने वो बैरियर क्रॉस किया, तो फिर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं मतलब ठीक ही मतलब स्पीड में चल रहे थे, उसमें ज़्यादा दिक्कत तो था नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने 11th में जो क्लासेस थे, मतलब जो ऑफलाइन था, तब मैंने जो भी अलॉटेड था वो मैं करता था। तो फिर उसमें क्या हुआ कि मैंने फिजिक्स थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ था, वो भी ब्रशअप हो गया, और केमिस्ट्री जो मैंने नहीं पढ़ा था वो मैंने नए तरीके से सीख भी लिया। तो उससे क्या हुआ कि 11th का मेरा एक फाउंडेशन बन गया, और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब विद इन 10 डेज हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, और फिर मतलब वो ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड चला। और फिर उसमें जैसे हमारा क्लास टेस्ट चलते थे वो सब चलने लगे। तो उससे क्या हुआ कि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में जैसे 11th में चल रहा था वो वैसे ही मैंने ये कोरोना के टाइम में भी वैसे ही चलाया। तो फिर ऐसा हुआ कि फाइनली हम नवंबर में आते हैं। नवंबर में हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, और फिर उस टाइम पे यही हुआ था कि हमारे जो डाउट्स हैं कि मतलब कुछ कमियां लग रही हैं, मे बी वो बस परसीव्ड कमियां हैं कि मतलब वो एक्चुअली है नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस कम है, तो वो भी दूर करने में लगे थे कि मतलब नवंबर से मे बी जनवरी तक हम उसमें काम करें। मैंने जनवरी मतलब दिसंबर और जनवरी में ये किया था कि जो एडवांस का फोकस है वो थोड़ा हटा के जेई मेन पे फोकस शुरू किया था। तो तब मैंने क्वेश्चंस किए, जो 2020 के जो पेपर्स हैं वो पूरे अटेम्प्ट किए, मतलब जनवरी एंड सितंबर, और फिर 2019 के चैप्टर वाइज अटेम्प्ट किए। तो उससे क्या हुआ कि एनटीए का जो टिपिकल पैटर्न होता है, कुछ उनका स्पेसिफिक टाइप होता है क्वेश्चन पूछने का। अगर आप कहें कि उनका कुछ मे बी गलती भी बोल सकते हैं, तो आपको समझ में आता है कैसे पैटर्न में होता है। तो ये अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको आप अपनी प्रिपरेशन ट्यून कर पाएंगे। तो जैसे मैंने वो जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होता है, पॉलीमर होता है, थोड़ा वो एडवांस का भी होता है बट थोड़ा रटने वाला होता है, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये मैंने फोकस किया था लास्ट कई दिनों में एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए। और प्लस फिजिक्स में जैसे है सेमीकंडक्टर्स, वो चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। और ऐसा हुआ है कि मेरे सेशन में डायरेक्ट उसी चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, उससे ही क्वेश्चन आ गया सेमीकंडक्टर का। तो वो फोकस करना चाहिए कि आप वो जो एनटीए जो पूछ रहे हैं आप पे उसको फोकस करना चाहिए। मैथ्स में जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जेईई मेन फोकस की, स्टैटिस्टिक्स होता है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, इन ये यूजुअली फ्री नंबर होते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं उनको थोड़ा सा मतलब हल्के में ले लेते हैं और उस पर फोकस नहीं करते। मैं वो कहूँगा कि उस पर फोकस करें और वो फ्री नंबर आप सिक्योर कर लें, फिर देखें कि आप बाकी जो टॉपिक्स है उन पे फोकस करें। तो अब मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। बीइंग अ पेरेंट, अपने बच्चे के अंदर जो कमियां आप देखते थे तो उसको कैसे सुधारने का प्रयास करते थे? क्या होता है कि जब वो 8, 9, 10th में था तो वी वर मोर इन्वॉल्व, उनको पढ़ाने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। 11, 12th में तो आई थिंक मेंटल सपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देर आर ऑलवेज बैड डेज एंड गुड डेज। तो पहले जैसे आपने बोला, जैसे मैथमेटिक्स का वो करता था तो पहले 2-3 महीना काफ़ी स्ट्रगल करता था, तो क्योंकि बाकी लोगों को ज़्यादा मार्क्स आते थे। तो उस टाइम आई थिंक एज ए पेरेंट आवर जॉब इज़ टू गिव द कॉन्फिडेंस कि भाई दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मतलब आपको 2-4 एग्ज़ाम खराब हुआ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर लोगे। और जो पुराने टाइम में ऐसे तो नहीं हो सकता है कि जैसे आप 8 से लेकर 10 तक बहुत अच्छा किया है, ऐसे नहीं कि 11th में आके ही आप
खराब हो गए। बिल्कुल सही। ये क्या होता है कि जैसे आप जैसे अभी बोल रहे थे कि जैसे क्वेश्चन में आ गया, सडनली बाकी बच्चे हो सके कोई आदमी यहाँ पर बच्चे 6th स्टैंडर्ड से एलन के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो उनका प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता था। बिल्कुल। तो मैं उसको हम लोग वही समझाते थे कि भाई देखो वो लोग जो तुमसे आगे हैं दैट इज मोर बिकॉज दे आर डूइंग द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत दिन से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि वो साइंस का एक देता था INGSO और वो सब में, तो फिजिक्स वो करता था, मैथ्स का उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ था। और ICSE में मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब उसका 100 लाने के लिए कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे। अमित, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, इनिशियल डेज जब वो यहाँ एलन घर छोड़कर एलन आया था रहने में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज चेंज ऑफ सिटी एंड चेंज ऑफ प्लेस एंड एनीथिंग, बट वो खुद बहुत ही मेंटली स्ट्रांग था कि मैं तो कोटा में ही रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसको हम सम डेज जब उसको ख़राब लगता था कि प्रिपरेशन ठीक से नहीं जा रहा था, बट हम बस उसको कहते थे तुम करता रहो, डोंट वरी अबाउट द रिज़ल्ट नाउ, कीप डूइंग योर वर्क, एक्शन करते रहो, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। आई थिंक बस यही उसी के कहते थे कि कीप योर वर्क ऑन एंड रिजल्ट विल कम। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि कभी भी आपने अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं किया कि उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तेरे नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। हमेशा उसको मेंटल सपोर्ट दिया कि बेटा तू कर सकता है, तेरे अंदर जो कमियां हैं उसके ऊपर वर्क कर, मेहनत करता रहा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कोई भी मेहनत जाया नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट आएगा। आपको पेशेंस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि अपने बच्चे को एक मेंटल सपोर्ट देना, क्योंकि 11th 12th में आप सब्जेक्ट नहीं सिखा सकते उसको आप एक जो उसका डी स्ट्रेसिंग वाला पार्ट है वो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के नंबर अगर नहीं आ रहे तो वो खुद ही बहुत परेशान रहता है। उसी बीच में अगर कोई पेरेंट उसको ये कहे कि तेरे ये नंबर नहीं आ रहे हैं, XYZ के इतने नंबर आ रहे हैं, कंपेरिजन शुरू कर दिया, तो उसमें बच्चा और प्रेशर में आ जाता है और गलतियां करना शुरू कर देता है। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि आपको मेंटली उसको सपोर्ट देना है और उसको अंदर विश्वास पैदा करना है कि बेटा तुम कर सकते हो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। एक चीज और पढ़ना चाहूंगा, क्या कभी आप लोगों को सिद्धांत को पढ़ाई के लिए टोकना पड़ा है? नॉर्मली पेरेंट को मैं देखता हूं कई बार कि कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है या ये पढ़ती नहीं है, मुझे बार बार डांटना पड़ता है। ऐसा कभी सिद्धांत के साथ हुआ आपके साथ? एक्चुअली क्या है, सिद्धांत पढ़ना बहुत लाइक करता है छोटी उम्र से, बट क्या होता है कि अभी जैसे JEE का आ गया तो फोकस पढ़ना पड़ता है, तो उसका हमें ये डर रखता है कि जैसे उसको जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई बहुत सारे बुक पढ़ने का आदत है। बट आई थिंक व्हाट इज गुड पार्ट ऑफ एलन इज दैट कि आप एक बॉक्स के अंदर डालना, बिकॉज बच्चे जब 8, 9, 10 में जो पढ़ते हैं तो वो प्यार के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज ही इज टू लव दैट सब्जेक्ट। तो हमारे घर में फिजिक्स का बहुत सारे बुक्स है, केमिस्ट्री का बहुत सारे बुक्स खरीद के हम देते थे उस जमाने में, तो ही यूज टू स्टडी एवरीथिंग बिकॉज ही यूज टू लव। 10th में कोई उसका पढ़ने का जरूरत नहीं था। अब जब 11th 12th में आप आते हो तो JEE के लिए फोकस स्टडी करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि एलन का जो मटेरियल है तो दैट मेक्स यू स्टडी फोकस, बिकॉज ये हम लोग नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है बट हमको एक मार्क्स भी लाना है। सो आई थिंक सो दैट इज व्हाट द मेन थिंग। सो उसको एक्चुअली हमें यही एग्जैक्टली जैसे उसके फादर ने कहा है, कभी बहुत बार बोलना पड़ता है, रीडिंग तो हॉबी है, पढ़ लेगा, बट बी फोकस्ड। और एलन जैसे ही मेरा यही कहना था उसको कि फैकल्टी एलन जैसे कहता है तुम वही फॉलो करोगे, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड गेन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। सो वही फॉलो करोगे और उसी के लिए हमें टोकना पड़ता है कि तुम ऑफ बोर्ड, बियॉन्ड द बॉक्स, बियॉन्ड जो बोला है, बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड द टाइम टेबल तुम मत जाओ। बस यही है। संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 7th, 8th, 9th, 10th के दौरान बहुत सारी किताबें पढ़ी जिससे नॉलेज तो गेन होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो एग्जाम देना था उसके लिए फोकस स्टडी बहुत जरूरी है। तो 11th 12th में आके सिद्धांत ने जो बुक्स थी बहुत सारी उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया और एक फोकस स्टडी की, जिसके वजह से प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहां से क्वेश्चन करने हैं, तो एलन के मटेरियल को उन्होंने फोकस किया और उसको कंप्लीट किया और उसकी वजह से आपका स्कोर आया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जैसा कि सभी जानते हैं कि अलग अलग
नेचर के टॉपिक हैं। जैसे मैथ्स में नॉर्मली प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, फिजिक्स में कंसेप्ट की क्लियरिटी चाहिए, केमिस्ट्री में कंसेप्ट और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थोड़ा याद भी करना पड़ता है। तो इसको आपने कैसे मैनेज किया और कहां से प्रैक्टिस की? ये आपने प्रैक्टिस की, आपने ऑलरेडी बताया, प्रैक्टिस करी कहां से? मतलब फिजिक्स की कहां से प्रैक्टिस की, केमिस्ट्री की कहां से की, मैथ्स की कहां से की, और कैसे, मतलब क्या किया? देखिए फिजिक्स का ये रहता है कि आपने अगर टॉपिक समझ लिया है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रहती है इन माय ओपिनियन। और फिर सेकंड है कि मैथ्स में ये एक्चुअली थोड़ा सा ऑपोजिट रहता है, आपको समझ में आया फिर भी आपको सिली मिस्टेक जो भी हैं वो मिनिमाइज करने में थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। केमिस्ट्री का थोड़ा अलग सा नेचर होता है, और पहली बात है कि आपको अपने माइंड से ये बैरियर हटाना पड़ेगा कि मुझे रटना नहीं है। फिर आपसे वो जो रटने वाले टॉपिक्स हैं जैसे बायोमोलिक्यूल आप कभी ठीक से याद नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके लिए थोड़ा सा ओपन माइंड ज़रूरी है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैंने पहले तो एलन के मॉड्यूल सॉल्व किए थे जो हमें अलॉट किए जाते थे, और फिर सेकंड अगर कुछ एडिशनल मटेरियल हमें अलॉट किया जाता था वो फैकल्टी से तो वो भी सॉल्व करते थे। केमिस्ट्री में यूजुअली जो हमें बुकलेट मिलता था उसमें पूरा थियोरी भी रहता था, और अगर कुछ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मे बी जनरली अवेलेबल नहीं है बट मे बी एडवांस के लिए थोड़ा काम आ सकती है, वो हमें एडिशनली क्लास में पढ़ाया जाता था। वो आईओसी हो, ओसी हो या पीसी हो, तीनों में अगर कोई रिक्वायर्ड अपग्रेड चाहिए हो तो वो क्लास में दिया जाता था। मैथ्स में हम टिपिकली एडवांस लेवल तक ही पढ़ते थे, और अगर कुछ मतलब बाउंड्री पे है वो भी हम कवर कर लेते थे, अगर वो मतलब एडवांस में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाए तो। मैथ्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो हमें थोड़े से एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिलते थे जिसमें थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन रहते थे जो रेगुलर टाइप के नहीं है, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा बियॉन्ड जो आप रेगुलर थियरी पढ़ते होंगे कि आप फॉर्मूला डाल के आंसर ना ला पाए। तो उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस्ड, बट जेई मेंस में थोड़ी कम ज़रूरत रहती है। तो आपको मैंने जो किया था कि पहले तो मैंने एडवांस पे फोकस किया था तीनों सब्जेक्ट पे, बट जेई मेंस में थोड़ा सा सटल शिफ्ट रहता है कि फिजिक्स भी थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड, थोड़े से नोन सिचुएशंस में ही वो एनटीए मतलब अपने क्वेश्चंस फ्रेम करता है, और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता। वो हो सकता है कि कोई कॉर्नर से आ जाए, वो तो हो सकता है, बट एनसीईआरटी के बाहर मेरे सेशन में नहीं आया, और मैंने जितने पेपर सॉल्व किए उसमें भी नहीं आया। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में उनकी एरर हो सकती है, नहीं तो आप समझने में कुछ गलती कर दें, वो थोड़ा सा अनअवॉइडेबल रहता है। बट आप अगर आपने पास पेपर किए वो भी थोड़े से आप एनटीए के एग्जामिनर के माइंडसेट से आप सोच सकते हैं। और लास्ट है कि मैथ्स में टिपिकली क्वेश्चन जो रहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आपने जेईई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन की हो तो। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, तैयार करने के बावजूद वो टेस्ट के टाइम पर अच्छा नहीं कर पाता। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, टाइम प्रेशर की वजह से सिली मिस्टेक हो सकती है, या कहीं पे कोई चीज नहीं आती है अचानक और उसको लगता है उसने सब पढ़ रखा है और पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन उसको नहीं आए, वो परेशान हो जाता है। तो अक्सर ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन नंबर नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने टेस्ट को कैसे अप्रोच करते थे? हाँ देखिए, मुझे एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता था 11th में कि मतलब जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ उसका रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आता था। वो एक्चुअली मेन रीज़न यही होता है कि कॉन्फिडेंस लॉस रहता है थोड़ा सा, तो उससे एक्चुअली जितना आता है वो पूरा पेपर में डाल नहीं पाते हैं। एक्चुअली कहीं पे कॉन्फिडेंस कम रहता है तो पूरी जोर नहीं लगाते क्वेश्चन पे, आपको ये पूरा पता है फिर भी लगता है नहीं होगा, तो मतलब उस हेसिटेशन में आप टाइम वेस्ट कर देंगे इन द पेपर। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका थोड़ा गोल लॉन्ग टर्म है, जेईई एडवांस्ड है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस इतना भी ना करें, और अगर आपका गोल जेईई मेंस है तो फर्स्ट मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, और उसमें ऐसा करें कि थोड़ा सा मेन पॉइंट है कि आप किसी और से खुद को कंपेयर ना करें, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 डेज जो अभी मार्च का अटेम्प्ट आएगा। तो उसमें मेन यही रहेगा कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक्चुअली खुद गया हूँ इसके थ्रू, तो
मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस से ही ये खत्म होता है, जो लो स्कोरिंग रहता है। और नहीं तो दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं। अगर सिली मिस्टेक है तो उसका एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट मतलब मेथड होता है। फर्स्ट एक्चुअली इसका कोई श्योर शॉट वे नहीं होता है सिली मिस्टेक हटाने का, बट आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने का एक ही तरीका होता है कि आप कहीं पे मतलब मेंटल नोट बना ले कि हाँ मैं इसी टाइप का कुछ मतलब पढ़ने में गलती करता हूँ, लंबा क्वेश्चन आता है तो उसमें कहीं वाइटल इंफॉर्मेशन मिस कर जाता हूँ, तो उसमें, और नहीं तो कैलकुलेशन में जैसे कहीं पे आपने मल्टीप्लिकेशन किया, कहीं पे इक्वेशन मैनिपुलेट करने में गलती कर रहे हैं, तो वो आपको लिस्ट बना लेना चाहिए कहीं पे, मतलब मेंटली अगर बनाना है तो बना लें और फिर उसको यूज भी करें एग्जाम में। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ मेरे चांस है यहाँ पे, थोड़ा सा मे बी 10 सेकेंड 20 सेकेंड ज्यादा दे के आप उसको श्योर हो जाए कि करेक्ट किया है। कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? मतलब हर आधे घंटे ब्रेक लेना चाहिए, एक एक घंटे बैठना चाहिए, या किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? मेरा तो कोई फिक्स्ड नंबर नहीं रहता था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये थोड़ा सा वेरी करता है। मतलब कई कई दिन में अगर 4 घंटे पढ़ता हूँ, नेक्स्ट दिन 8 भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है वो सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिले। बाकी कुछ अगर कोई काम रहे, जैसे कुछ अगर कहीं जाना है, कोई इवेंट है, तो वहां पे थोड़ा टाइम जा सकता है, तो एक दिन का चलता है। बट जनरली आपको एक थोड़ा फिक्स्ड रखना चाहिए कि मतलब इसी रेंज में रखें, ज्यादा मतलब स्विंग ना करें कि हाँ कल नहीं किया था तो आज 16 घंटे कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है। सेकंड, ब्रेक लेने का पैटर्न बहुत पर्सनल चीज होती है। एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि लंबी सिटिंग लें, तो उससे मेरा कंसंट्रेशन अच्छा होता है कि मतलब एक फ्लो में आ जाते हैं और फिर क्वेश्चंस मतलब और कुछ ध्यान नहीं रहता, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। एक्चुअली हाफ एन आवर मैंने देखा है कि अगर हाफ एन आवर की सिटिंग कुछ होगी मतलब, तो उसमें टिपिकली क्या होता है, ध्यान लगते लगते ही हम उठ जाते हैं चेयर से। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लंबी सिटिंग बेटर होती है, आप अगर कर पाए तो। बहुत अच्छी बात कही है। एक चीज और जानना चाहूंगा कि टेस्ट के बाद, जैसे नॉर्मली बच्चे क्या होता है, टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद ऐसा होता है जूस आउट हो जाता है। अब वो कहते हैं कि अब आज का दिन कंप्लीट हो गया, चाहे वो एक टेस्ट हो या 2 टेस्ट हो, फिर वो पूरा दिन कुछ नहीं करते। तो क्या टेस्ट के बाद आप क्या करते थे? क्या टेस्ट एनालिसिस करते थे या कैसे? मतलब बेसिकली मैं पूछना चाहूंगा कि आप टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे? 11th में होता था कि मैं एग्जाम दे के आता था, तो फिर 1-1.5 घंटे में आता था रिजल्ट। तो उस बीच में मैं ज्यादा कुछ करता नहीं था, पढ़ता नहीं था, और जब रिजल्ट आ जाए तब मैं एनालिसिस करता था कि अरे ये फिजिक्स में कुछ गलती हो गई, कुछ मैथ्स में गलती, कुछ केमिस्ट्री में गलती हो गई। फिर वो अगले दिन मैं क्लास में पूछ लेता था। और फिर बाकी जो दिन रहता था, एक्चुअली हमारा तो 6 बजे कंप्लीट होता था, जो जी एडवांस का पैटर्न रहता है। तो फिर उसके बाद एक्चुअली आपके पास मोर और लेस 3 घंटे बचते हैं। तो उसमें यूजुअली अगर आप उस दिन का अगर कुछ एरर है उसको ही थोड़ा रिव्यू कर लेंगे तो 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यूजुअली क्या रहता है, वो लो इंटेंसिटी ही रहता है, क्योंकि वो 6 घंटे में काफी ड्रेन हो जाते हैं। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर जेई मेन कर रहे हैं वो 3 घंटे का ही होता है, तो अगर आप ट्राई कर सकें तो 3 घंटे के बाद बाकी दिन को वेस्ट ना करें। मैंने जैसे किया था, जैसे जनवरी में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तब 3 घंटे के बाद भी मैं पूरे दिन को कुछ प्रोडक्टिवली यूज कर रहा था कि मतलब ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो वो मेंस का थोड़ा अलग होता है। एक सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने बच्चे के भविष्य के लिए कौन से हार्ड स्टेप्स लिए, मतलब किस टाइम पे कौन से स्टेप लिए ताकि बच्चा इतनी अच्छी सफलता ला पाया? एक बड़ा स्टेप तो था कि हम लोग बॉम्बे में थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। हाँ। और उसके लिए दूसरा पाथ था कि जो सिद्धांत बोल रहा था कि भाई आईबी करके बाहर जाए, तो उनका स्ट्रैटेजी अलग होता है। मेरा जो दोस्त लोग हैं सर्कल में जो रहते हैं, वो लोग उस रास्ते में गए हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि पहले वो जेई दे। सेकेंड ये कि जेई के प्रिपरेशन के लिए फिर हमने डिसाइड किया कि फिर एलन आए। तो एलन आना है, हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई मुंबई में पढ़े एलन में कि कोटा आए। तो ये हमारे लिए अगर 11 का देखोगे तो हम लोग बहुत बड़ा टेंस थे, बिकॉज फिर वहाँ पर आना है तो यहाँ पर पूरा शिफ्ट करना है। तो जैसे माय मदर इन लॉ हैज़ टू कम देयर, तो वो एक 11 में बहुत बड़ा डिसीजन था। एंड जब इनिशियली जब वो स्ट्रगल कर रहा था
पहले आपका जो मैथ्स में एंड ऑल, तब हमें लग रहा था कि हमने सही डिसीजन लिए है कि नहीं है, बिल्कुल बिकॉज द अदर पाथ कुड हैव बीन मच सिंपलर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो उतना स्टडी ओरिएंटेड नहीं है, वहाँ पर सही, आपको सही। प्रोफाइल बिल्डिंग होता है। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा डिसीजन था हमारे लिए, क्योंकि हमारा सब कुछ सेटल है। तो वो पूरा हम लोगों को भी, हम दोनों नौकरी करते हैं तो हम लोग भी हर एक 2 वीक आते थे, बिल्कुल तो हमारे लिए भी कि फ्राइडे को रात को ट्रेन पकड़ो, फिर संडे रात को निकलो, फिर डायरेक्टली ऑफिस जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये हमारे लिए। नहीं, आपने बहुत सही से उस चीज को बताया कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसमें बहुत आसानी से एक प्रोफाइल बिल्डिंग का काम हो जाता है, और वहां पे बेसिकली सारे बच्चे इसी पे फोकस थे, और उसमें पढ़ाई सेकेंडरी था, प्राइमरी जो था वो बच्चे का प्रोफाइल बिल्ड होना, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, और ये चीजें थोड़ी आसान थी एज कंपेयर टू आईटी जेई की तैयारी करना। तो एक आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और स्पेशली चूंकि आप अवेयर पेरेंट हैं, एक बॉम्बे में रहते हैं जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं, आपने सारे प्रॉस एंड कॉन्स को देखा, और उसके बाद आपने एलन कोटा में आने का फैसला लिया। तो और आपने ये भी बताया कि जो शुरुआत में इसको स्ट्रगल करना पड़ा तो थोड़ा सा परेशानी भी थी, और वो परेशानी क्यों थी? क्योंकि अपने शहर में वो टॉप पोजीशन पे था, यहाँ पे आया तो अचानक से उसको लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और आज आप 300 में 300 ला रहे हैं, मैथ्स में भी 100 में 100 है, फिजिक्स में भी 100 में 100 है, केमिस्ट्री में भी 100 में 100 है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। अब मैं सिद्धांत जी की नानी से भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे सिद्धांत के साथ 2 साल कोटा में बिताया, तो सिद्धांत के अंदर आपने क्या परिवर्तन देखा? जो बॉम्बे से जब यहाँ पे आया तो ऐसा क्या चेंजेस आपने देखे सिद्धांत के अंदर? सिद्धांत बॉम्बे उसको पेरेंट्स को छोड़ के आया, ये उसको थोड़ा फर्स्ट टाइम था, लेकिन जैसे नानी से उसको बहुत क्लोज है, वो नानी से वो मुश्किल को कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे लगता है वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो गया, सब कुछ समझने लगे। नहीं, नानी जी ने ऐसा कहा कि मतलब वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब किस तरह से आपको लगता है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया? वो ऐसा तो इंटेलिजेंट तो बचपन से ही था, पढ़ाई वो करता ही था, और बचपन में मैं ही उसको देखती थी, लेकिन बाद में उसको मम्मी ने मतलब वो उसका थोड़ा पढ़ाई करके जब करते जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सिस्टमेटिक ये कम था, वो सब मम्मी नहीं देखती थी, तो वो मम्मी पास में नहीं थी, ऐसे घंटा घंटा फोन में बोलते थे, लेकिन वो सब थोड़ा सीख गया था, थोड़ा यही हिसाब से मैं बोलती हूँ सब कुछ पूछना चाहूंगा कि बॉम्बे से जब आप कोटा आए तो कोटा शहर आपको कैसा लगा? क्या यहाँ पे रहने में कुछ परेशानी हुई? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कुछ मेरे को ऐसा लगा ही नहीं बॉम्बे से मैं इधर आई हूँ। बॉम्बे तो हम लोग 50 ईयर्स में मैं बॉम्बे में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे मंदिर मिल गया। आपको मंदिर मिल गया? हमारे सोसाइटी में बॉम्बे में मंदिर नहीं है, ये क्या नीचे मंदिर है ना, तो सुबह शाम 1 बार 2 बार चले जाते हैं, तो अच्छा। तो मतलब वो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गया। बजरंगबली भी मिल गया और शिव जी कोटा में मंदिर बहुत है, वैसे सोसाइटी के अंदर भी मंदिर, इसलिए सोसाइटी के अंदर है, बॉम्बे में है पर बाहर जाना पड़ता है, वो एक फिर गाड़ी निकालो बाहर, तो ये क्या है कि एक मंदिर के अंदर ही है, घर का। नहीं बढ़िया। और तो सारा दिन उसके पीछे ही रहता था, वो अभी जाएगा, अभी उसको नाश्ता देने का, उसको खाना देने का, वो क्लास से आएगा, और बहुत कुछ सीखा है। उधर उसको गाड़ी खड़ा रहता था, ड्राइवर उसको स्कूल लेके जाता था, इतना ठंडी गर्मी इतना नहीं है, इधर तो एक्सट्रीम ये है, तो 6 डिग्री टेम्परेचर में भी वो पहन के लिए खड़ा रहता था, ये सब भी बहुत कुछ सीखा है। नहीं बढ़िया। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं सभी बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा कि जो बातें सिद्धांत ने कही हैं उनको आप अच्छा सा पालन करिए, और 2-3 बातें जो उसने कही कि आपका क्या वीक है क्या नहीं है वो एनालाइज करके उसके हिसाब से वर्क करते चले जाइए। स्पेशली उन बच्चों से के लिए कह रहा हूं जो अभी 11th में है या 12th में है, जिनके पास 1 साल या 2 साल है अभी तैयारी के लिए, वो अपनी कमियों को निकाल लें और उन कमियों पे वर्क करते जाएं, बजाय सल्क करने के कि मैं नहीं कर पाऊंगा या अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करने के। ये बेटर रहेगा कि अपनी कमियों को देख लें और उन कमियों पे वर्क करते रहें।
अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे नॉर्मली क्या हुआ कि आपने ऑफलाइन भी पढ़ाई की और फिर कोविड के बाद आपने ऑनलाइन भी पढ़ाई की, तो क्या डिफरेंस रहा? एलन सिस्टम से आपको कैसे मदद मिली? जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, जब मैं गया था मुंबई रिटर्न, तब क्या हुआ था कि 10 दिन में शुरू हो गए थे ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसे कोई पढ़ाई में तो रुकावट नहीं आई कि मैं रुका हूँ कि मतलब कब शुरू होगी क्लास, कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्लासेस तो शुरू हो गई थी। एक चीज था कि मे बी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया और मे बी स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन कम हो गया, बट मेरे हिसाब से जो मेजर मुझे एडवांटेज मिला है कि जो ट्रैवल टाइम था उसमें जो मुझे था, मतलब मैं अगर क्लास जा रहा हूँ फिर रिटर्न आ रहा हूँ, तो उसमें पहले तो ट्रैवल टाइम है आधा घंटा और फिर उससे रिकूपरेट करने के लिए भी और आधा घंटा, तो काफी टाइम ज्यादा था उसमें। वो मैंने बचा लिया ये कोविड टाइम में, क्योंकि मैं घर पे ही बैठता था और फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं। और प्लस जो टेस्टिंग का पैटर्न रहता था वो भी सिमिलर रेगुलरली चलते रहा, तो ऐसा कोई एकेडमिक में कोई डिफरेंस नहीं रहा। बस वो इंटरेक्शन जो था वो थोड़ा सा लॉस हुआ, बट आई थिंक वो ज्यादा मेजर कुछ नहीं था। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, कोविड टाइम पे नॉर्मली सभी लोग लॉकडाउन की वजह से घर में ही एक तरह से कैद हो गए, तो आपने इस टाइम पे अपने मेंटल स्टेटस को कैसे बरकरार रखा, कैसे अपने आप को संभाल के रखा? हाँ, कोविड टाइम में एक्चुअली मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, मतलब मेंटल स्टेटस में। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स थे मेरे साथ, तो मुझे वो सपोर्ट मिलते रहा। एक्चुअली मेरा मेजर जो चेंज हुआ कि मेरा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गया था, तो उससे थोड़ा सा स्लगिशनेस फील होता था। बट मुझे ये बीच बीच में ही जाता था मैं नीचे, तो जब मुझे थोड़ा सा अगर कुछ फ्रेश एयर चाहिए कि मतलब बहुत पढ़ लिया और थोड़ा सा मतलब ब्रेक चाहिए, तो तब मैं नीचे जाता था। तो वही मतलब मेंटल स्टेटस बनाने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा वो सपोर्ट चाहिए रहता है, वो अगर आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि पढ़ाई करते करते हम बहुत बोर हो जाते हैं, तो उनकी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी रहती है, क्या वो करें या ना करें, या उसको कितना टाइम देना चाहिए? मतलब अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए, जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि कभी कभी आप नीचे जाते थे, इसके अलावा और क्या करते थे? डी स्ट्रेस एक्चुअली बोर होना एक्चुअली काफी नॉर्मल है, मुझे भी होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर वो सब्जेक्ट पढ़ने में मतलब कुछ दिक्कत आ रही है तो कोई दूसरे सब्जेक्ट में चले जाए। जैसे मेरे साथ जस्ट रिसेंटली होता था कि मतलब अगर ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रटा ही नहीं जा रहा है, बहुत सारे कंपाउंड है, तो फिर मैं स्विच करता था मे बी मैथ्स में, जो सॉल्व करने पे बेस्ड हो। तो सॉल्व करने वाले में फिर लगता है हाँ चलो अब वापस ठीक लग रहा है थोड़ा सा, तो फिर वही थोड़ा 1-2 घंटे कर लिए, फिर वापस आता था कंपाउंड रटने के लिए। तो फिर वो इवेंचुअली एक दिन में हो ही जाता था कि मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा रिवाइज, और फिर उसके साथ मैथ्स भी कंप्लीट हो जाता था। मतलब जो चीज आपको मेमोराइज करनी चाहिए वो आप कैसे मतलब बेसिकली करते हैं? तो थोड़ा और एलोबरेट करके समझाइए बच्चों को। मतलब बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसा रहते हैं, वो कहते हैं मुझे मेमोराइज नहीं हो पाता है, मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर लूंगा लेकिन मेमोराइज करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? थोड़ा सा एलोबरेट करिए इसको। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। आप एनसीईआरटी खोल लीजिए और फिर उसमें एक्चुअली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे आई थिंक एक पेज टर्न करने से ही पहला कंपाउंड आता है जो आपको रटना है। तो आप उस कंपाउंड को देख लीजिए, 1 बार 3 बार देख लीजिए, फिर बंद कर ले, फिर उसमें आप ड्रॉ कर लें, अगर रफली अगर कुछ याद नहीं आ रहा है वो भी ड्रॉ कर ले, फिर उसमें जो भी एरर्स हुए डायग्राम में उसमें सर्कल करें, फिर वापस करें जब तक वो सही नहीं हो जाता, उसी सिटिंग में जब सही नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब बैठेंगे तब वापस ट्राई करें विदाउट सीइंग द बुक, तो आप वापस एरर कुछ करेंगे तो वो आप वापस आइडेंटिफाई करें, सर्कल करें। ऐसे मैंने पर्सनली कुछ 12 बार किया होगा, तो उसके बाद पूरा याद हो गया। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आप करते थे? मतलब पढ़ाई तो आपने की, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या शौक है आपके? पहले मैं वो कराटे में एक्चुअली बहुत शौक था। ब्लैक बेल्ट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा वो कम हो गया, क्योंकि फिर मतलब बेसिकली मैं जेई मोड में चला गया इन 11th, तो फिर ये एक्चुअली थोड़ा सा छूट गया है। और फिर मैं वो क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन है, वो एनुअल कंपटीशन है बट वो छूट रहा है अभी,
एक्चुअली इस साल भी है, बट मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मतलब तो एक्चुअली शौक जो थे थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया अभी, मतलब होल्ड पे डाला है, और फिर वापस मैं जब जुलाई के बाद वापस शुरू कर दूंगा। तो आप कराटे में भी अच्छे थे और निबंध प्रतियोगिता क्वींस कॉमनवेल्थ में आपको गोल्ड मेडल भी मिला। हाँ। तो शायद आई थिंक जेई एडवांस के बाद अब वापस अगर मौका मिलेगा तो आप जरूर देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे आप 10th में कोटा से बाहर थे, 10th में आप कोटा, 10th के बाद आप 11th-12th में कोटा आए, तो क्या अंतर महसूस किया आपने यहाँ के? हाँ, एक्चुअली 10th में मैं मुंबई में पढ़ता था, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। तो उसमें एक्चुअली एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग था। उसमें सारे बच्चे प्लान कर रहे थे कि बाहर ही जाना है, तो उनका थोड़ा मतलब डायरेक्शन ही अलग था कि मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग, उसमें पढ़ाई में थोड़ा फोकस कम था। बट फिर वो 10th के बाद मैंने शिफ्ट किया अभी एलन। तो एलन में मैंने जो एक्सपेक्ट किया वही था कि मतलब सब पढ़ाई में फोकस करते हैं, और मतलब वो मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, जो हॉबीज फॉलो करना पड़ता है, वो थोड़ा कम हो गया। बट मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मतलब बच्चे ज्यादा मतलब स्टूडियस रहेंगे और मतलब पढ़ाई पे फोकस करेंगे। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि यहाँ पे एलन में जो मतलब स्पेसिफिक सपोर्ट मिलता था वो थोड़ा सा मतलब वो एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है। जो आप अगर प्रोफाइल बिल्डिंग में रहते हैं तो वो एकेडमिक एग्जैक्ट सपोर्ट जो रहता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि आप अपने शहर में 0.001% में थे, जब आप कोटा में आए और आपने कोटा में ज्वाइन किया यहाँ पे, तो आपको कैसा महसूस हुआ अचानक यहाँ पे आके? हाँ, वो मतलब जैसे मतलब कोई मतलब ओशन में आ गए सडनली। तो वही मतलब पता था होने वाला है, तो इतना मतलब शौक नहीं था कि मतलब ऐसा कोई कुछ बड़ा कुछ हो गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छे बच्चे होंगे, उनके साथ compete भी करना पड़ेगा। मैं उनको काफ़ी जानता भी था, मतलब जो मेरे बैच में थे मैं उनको काफ़ी पहले से जानता था कि मतलब वो अच्छे बच्चे हैं, पहले मिला भी था। तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा 10 से, और फिर मतलब सपोर्ट के साथ वो मैनेज भी हो गया कि हाँ सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अपने शहर के टॉपर होते हैं, और जब वो कोटा में आते हैं तो यहाँ पे हर शहर का टॉपर होता है। तो उसमें जब बेंचमार्किंग शुरू होती है तो उनको कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। तो उसको इन्होंने कैसे मैनेज किया कि पहले से ही इन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर लिया कि ऐसा कुछ होगा। धीरे धीरे धीरे, जैसे कि इन्होंने शुरू में ही कहा सिद्धांत जी ने कि मैथ्स में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फिजिक्स इनकी अच्छी थी, केमिस्ट्री इन्होंने 0 से स्टार्ट की। तो लेकिन प्रॉब्लम चूंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और उसके ऊपर मुझे वर्क करना है, अपने मेंटली स्ट्रांगनेस रखी और एक प्रोग्राम बना लिया और उस प्रोग्राम को धीरे धीरे फॉलो किया। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे आपका जब सिलेबस खत्म हो गया नवंबर में, तो उसके बाद स्कोर के टाइम पे आपने कैसे प्लानिंग की? हाँ, तो स्कोर के टाइम पे यही मेन फोकस था कि जो एक्चुअली मेरे जो परसीव्ड वीकनेसेस है, जो मुझे लगते हैं मेरे वीकनेसेस है, उस पर पहले काम करना था कि उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। वही प्राइमरी गोल था कि मतलब अगर मैंने वो पहले पढ़ा भी है, पूरा थियरी पता है, फिर भी कुछ कहीं पे अगर वीकनेस लग रहा है तो उस पर फोकस किया। एक्चुअली उसमें जैसे अगर मैथ्स में कुछ लगा कि अरे ये वापस पढ़ लेते हैं, तो फिर वापस पूछ भी लिया और फिर उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए। तो फिर लगा हाँ पूरा टॉपिक अभी A to Z पूरा कर लिया है, तो अब कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए। तो उससे मतलब फेथ हो जाता है कि हाँ मतलब कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, अब वी कैन डू द क्वेश्चंस, अगर बाकी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमने भी पढ़ा है। तो मैं जो बच्चे एलन सिस्टम में नहीं, उनके लिए जैसे एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे कि जो स्कोर मैंने बोला था, वो स्कोर का मतलब है कि एलन में क्या है, नवंबर के आसपास सिलेबस खत्म हो जाता है, नवंबर मिडवे से लेकर दिसंबर जनवरी में हम लोग रिवीजन प्रोग्राम करते हैं जिसको हम स्कोर 1 बोलते हैं। तो स्कोर 1 में और स्कोर 1 से पहले आपने क्या डिफरेंस महसूस किया अपने अंदर? स्कोर 1 में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा वो वीकनेसेस पे। स्कोर 2 पे एक्चुअली थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत थी कि मतलब स्कोर 2 में मतलब बेसिक फाउंडेशन जो रहता है, एक सर्टेन बेसलाइन मार्क्स वो अचीव हो गए थे,
और फिर जस्ट उसके बाद पुश करना है कि अभी 5% कुछ और बढ़ा है, 10% कुछ और बढ़ा है। वो एक्चुअली एंड स्टेज में क्या होता है, सबको सब पता रहता है, वो बस अभी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और प्लस में भी एग्जाम टेम्परामेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जाके जो मतलब थोड़ा सा रैटल हो जाते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है एग्जाम में पूरा अपने आप को एक्सप्रेस करने में। एक चीज और जानना चाहूंगा, बच्चों के साथ एक जो नॉर्मल प्रॉब्लम हुई है सिद्धांत जी, कि वो क्या करते हैं कि जैसे एक मटेरियल उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तब उनको लगता है ये तो मैं कर चुका हूं, अब मैं कुछ और करूं, फिर कुछ और करूं। तो क्या आपने कभी ऐसा किया कि एक जैसे अपना एलएन का सीट है, तो उसको आपने कितनी बार लगाया होगा? अब तो 3 बार हो गई है, बट वो एक्चुअली ये रहता है कि कुछ छूट ना जाए। वो अभी भी मुझे फियर है कि कहीं कहीं कोई कुछ मॉड्यूल में अगर कुछ मे बी S2 छूट गया है, वो टेंशन रहता है। बट मैंने मोर और लेस सारे मॉड्यूल तो किए हैं, एटलीस्ट एक बार तो पूरा एक बार किया है, और फिर सेकेंड टाइम भी रिवीजन कर लिया है कोर 1 और 2 के टाइम। बट ये मुझे भी लगता था कि मतलब अरे कुछ और करते हैं, बोर हो जाएंगे करते करते, बट वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन करने से क्या होता है कि मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरा क्या था, 11th में मैं जितना करता था वही मेरा इंप्रेशन रहा कि मतलब मेरा ये टॉपिक वीक है, तो फिर वो उसको वापस करने से लगता है प्रोग्रेस हुआ है, पहले जो नहीं किया थे, जो सर्कल किए थे मैं अभी टिक लगा रहा हूँ, तो उसमें कॉन्फिडेंस बनता है कि मतलब आपने किया है। तो और नए क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपने वो टीचर से मॉडरेट नहीं करा है क्वेश्चन सेट जो आप मे बी ले रहे हैं, तो वो क्वेश्चन सेट अगर मॉडरेटेड नहीं है तो मे बी वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लेवल के लिए नहीं हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ये हो सकता है कि आप पूरा टॉपिक कवर भी ना करें। तो मैं बोलूँगा प्रेफरेबल रहेगा कि आप पहले टीचर से कंसल्ट करें कि आपको करना चाहिए कि नहीं, पहले दूसरा मटेरियल, एंड अगर वो टीचर बोले कि आपको करना चाहिए, आपने पूरा पहले कर रखा है, तो आप ज़रूर जाएं दूसरे मॉड्यूल पे। बट अगर मतलब वो भी मॉड्यूल टीचर रिकमेंडेड होना चाहिए। सिद्धांत ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी मॉड्यूल को 2-3 बार करना चाहिए। 2 से 3 बार करने के पीछे जो इन्होंने बात कही है कि पहली बार तो हम किसी तरह से उस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे डाउट हो सकते हैं, और उन्होंने एक और अच्छी बात कही इसी में कि जो भी डाउट हो उन पे सर्किल बना लीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो उनको वापस से देखिए कि वो सर्किल क्या टिक में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो टिक में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। और एक और बात है यहाँ पर कि जब आप किसी क्वेश्चन को दूसरी बार करते हैं तो पहली बार तो किसी तरह से उस क्वेश्चन को कर पाते हैं, दूसरी बार फिर आपको यह समझ में आता है कि ऐसे ही क्यों करना है, और जब तीसरी बार करने जाते हैं तो उसका इन एंड आउट क्लियर हो जाता है, और आपको उसकी पैरेलल थिंकिंग भी आ जाती है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे यहां पहुंचना है, यहां पहुंचने का रास्ता केवल यही नहीं, ऐसे भी जा सकता है, या इन स्टेप्स को मैं कट शॉर्ट कर सकता हूं। यानी कि स्पीड की प्रैक्टिस हो जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अपने जो एलएन का मॉड्यूल है उसको 2-3 बार करने का संदेश सिद्धांत जी ने दिया है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा पढ़ाई से हटके, ऐसी कौन सी 2 बुराइयां थी जो आपने छोड़ दी 11th-12th में आने पर? पहला तो ये कवर जो हुआ है कि मतलब मैं थोड़ा एक्चुअली स्कैटर्ड पढ़ता था। हाँ। कि मतलब अरे कुछ मे बी कुछ मुझे डाउट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ फिजिक्स में डाउट है तो पढ़ना शुरू कर दो, जो कुछ एमएससी कुछ भी बुक्स जो भी कुछ भी दिखे वो पढ़ लो, वो छोड़ना पड़ा है। और सेकंड है कि सेकंड एक्चुअली दिमाग आ नहीं रहा है, सेकंड आइडिया नहीं, ठीक है। प्लेइंग चेस ऑन द हाँ वो मैं एक्चुअली चेस मेरा एक हॉबी था, तो वो भी थोड़ा कर्टेल किया है कि मतलब उसमें एक्चुअली काफी टाइम सक होता था, तो वो कम किया है मैंने। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस पे आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया? व्हाट्सएप तो मैं यूज करता था अपने क्लासमेट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अगर कुछ मटेरियल आ रहा है लॉकडाउन में तो उसको रिसीव करने के लिए। बाकी मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो नहीं हूँ, और बेसिकली सोशल मीडिया मैंने वैसे तो यूज नहीं किया है एक्सेप्ट व्हाट्सएप, अगर कोई एसेंशियल मतलब कम्युनिकेशन करना हो तो एक बहुत सही बात आपने कही है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको हमें यूज नहीं करना चाहिए, और व्हाट्सएप को भी आपने लॉकडाउन के दौरान यूज किया, उसके पहले शायद आपने व्हाट्सएप भी यूज नहीं किया। ये बहुत सही है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों का टाइम बहुत बर्बाद होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।